अच्छा चलिए, हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे भारत की संघीय कार्यपालिका के बारे में। इसका आप लोगों का 2 अपलोड हो चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 3 अपलोड कर रहे हैं और यही लास्ट होगा भारत की संघीय कार्यपालिका के बारे में। तो इसका पूरा इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं वीडियोज़ को, उसको डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियोज़ का लिंक है, आपको यहाँ ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और पहले वाला अगर नहीं देखेंगे तो यहाँ थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा। ये मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को कि मेरा हर जो क्लास है वो पहले क्लास के ऊपर डिपेंड होता है। तो पहले का वीडियो नहीं देखेंगे तो यहाँ आपको लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। तो वो देखना जरूर। तो भारत की संघीय कार्यपालिका में बताए थे आप लोगों को कि 2 तरह की कार्यपालिका है हमारे देश में। 2 भाग है कार्यपालिका के, एक अस्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। तो अस्थायी कार्यपालिका पढ़ चुके थे हम लोग। अस्थायी कार्यपालिका में हम लोग 7 लिस्ट बनाए थे कि 7 पदों के बारे में पढ़ना। तो पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये बाकी था, पार्ट 2 तक ये बाकी था, ये दोनों। और इसके पहले हम लोग प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद 7वां है का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, ठीक है। तो ये से लेकर 7 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। इसको मैं अलग इसलिए रखा था कि ये राष्ट्रपति का जो पद है महत्वपूर्ण पद है, और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में या उसके चुनाव के बारे में कुछ स्पेशल ही है भारत के संविधान में, तो इसलिए इसको अलग से पढ़ना ही बेहतर होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति का सबसे पहले हम लोग आते हैं कि चुनाव, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे किसी का भी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव या राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता थी, उसी तरीके से भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो उसमें नंबर 1 भारत का नागरिक हो। भारत का कोई भी संवैधानिक पद, उसमें एक योग्यता तो कॉमन रहेगा कि वह भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक ही भारत के किसी संवैधानिक पद पर जा सकता है, तो वो कॉमन है सब में, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की कि उसकी उम्र जो हो कम से कम 35 वर्ष हो। अभी तक हम लोग पढ़े थे लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, यहाँ पर आ गया 35 वर्ष, ये थोड़ा हटकर है। तीसरी योग्यता कि भारत का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए वो किसी भी लाभजनक पद पर ना हो, अर्थात कोई सरकारी कर्मचारी ना हो, ठीक है। चौथा है कि जब राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में वो नामांकन भरेगा तो उस समय कम से कम 50 के निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा, 50 सदस्यों द्वारा उसके नाम का प्रस्ताव होना चाहिए और 50 सदस्यों द्वारा उस प्रस्ताव का समर्थन होना चाहिए। अब ये निर्वाचक मंडल के सदस्य क्या, थोड़ी देर बाद आप समझेंगे। ये केवल इतना सुन लीजिए कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा, 50 सदस्यों द्वारा उसका नाम प्रपोज किया जाना चाहिए और 50 लोग उसका समर्थन करते हो, तो ही वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने में के काबिल बनेगा, ठीक है। और भी 2-1 होगा, आप लोग किताब में देख लीजिए, ठीक है। तो ये मेन था भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आपका ये मेन योग्यताएं थी, ठीक है। अब आते हैं इसके चुनाव के ऊपर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव ये थोड़ा सा हटके है और इसके ऊपर अलग से एक वीडियो भी बनना जरूरी है राष्ट्रपति के चुनाव के ऊपर, क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल है, कॉम्प्लेक्स है। नॉर्मल जो हम लोग लोकसभा, राज्यसभा या राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के बारे में पढ़े हैं उससे पूरी तरह से ये अलग है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा। मैं पहले भी बोला था कि एक रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो चुनाव की पद्धति होती है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की है। टेरिटोरियल है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, तो उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनेगा। और जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है उसके बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक झलक आप लोग देख लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो किस तरीके से होता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, पूरा समझाऊँगा नहीं। तो कहा गया है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों में जो चुने हुए सदस्य हैं, चुने हुए, ये मेंशन करना जरूरी है, चुने हुए, सारे सदस्य नहीं। हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, वो मनोनीत है, चुने हुए नहीं है जनता द्वारा। उनको हटाकर तो चुने हुए सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, और फिर हर राज्य में जो विधानसभाएं हैं
विधान परिषद नहीं, विधानसभाएं जो हैं, विधानसभाओं में भी जितने सदस्य हैं उनमें से चुने हुए सदस्य, उसमें भी हम लोग जानते हैं कि एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। अगर ये सब जानना है तो पहले का जो वीडियोज़ है, तो पहले के वीडियोज़ में आप वो देख लीजिएगा, विधानसभा विधान परिषद के ऊपर वीडियोज़ है, तो उसमें आप समझ जाइएगा। अब ये हुआ आपका लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य राज्यों के, इनको लेकर यही जो है यही राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं, केवल यही, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में यही वोटिंग करते हैं। इसको कहा गया है निर्वाचक मंडल, या इंग्लिश में कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में तो निर्वाचक मंडल क्यों, कि यही लोग निर्वाचन करेंगे, तो इनका जो समूह है, इसलिए इसको कहा जाता है निर्वाचक मंडल। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, अब अगर पूछे आपसे एसएक्यू में कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है या कैसे चुना जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। उस निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के चुने हुए सदस्य तथा हर राज्य के विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य होते हैं, ठीक है। अब सिस्टम क्या होता है वोटिंग का, ये सिस्टम ही अलग है वोटिंग का, इसलिए मैं कह रहा था कि बाद में आप लोगों को एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। मैं केवल सिस्टम का नाम जानकर रखिए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सोचिए नाम कितना बड़ा है, हिंदी में होगा एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये हिंदी नाम हुआ इसका। ये सुनने में ही कितना कठिन है तो समझने में कितना कठिन होगा। तो इस सिस्टम से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब ये एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है उसका तो डिटेल बाद में, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा झलक देख लीजिए कि होता क्या है। कि मान लीजिए कोई 4 व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा है, ठीक है, ABCD। तो अब भारत के राष्ट्रपति के को वोटिंग कौन कर, ये चारों व्यक्ति है, अब इनको वोटिंग कौन करेगा, लोकसभा का एक MP, राज्यसभा का एक MP और राज्य के विधानमंडल के जो MLAs लोग होते हैं वो वोटिंग करेंगे, वो वोट डालेंगे। लेकिन क्या होता है, वोटिंग के पहले एक MLA का वोट का मूल्य निकाला जाता है कि एक MLA अगर वोट करेगा किसी को तो उस वोट का मूल्य कितना होता है, उसका एक कैलकुलेशन है, ठीक है। उसी तरह राज्यसभा और लोकसभा का MP जो वोटिंग करता है तो एक राज्यसभा के या लोकसभा के MP का वोट का मूल्य निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद एक कोटा बनाया जाता है कि कितना वोट का कोटा होगा, ये सब डिटेल में बाद में एक कोटा बनाया जाता है। अब वो कोटा वोट जो बनाया जाएगा कि कोटा में कितने हजार या कितने लाख वोट होंगे कि उतना लाख का कोटा बना या उतने हजार का कोटा बना, वो कोटा वोट जो व्यक्ति पा जाएगा वही भारत का राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है। लेकिन वो कोटा वोट के पहले सिस्टम समझिए इलेक्शन का कि एक मान लीजिए MP है, वो वोटिंग कर रहा है, 4 व्यक्ति खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उस व्यक्ति को MP को चारों को वोटिंग करना होगा, चारों को वोट दे, वो जो बैलेट पेपर होगा उसमें चारों का नाम होगा, चारों को वोट करना होगा। लेकिन कैसे कि मान लीजिए जो MP है वो B को अपनी पहली पसंद नंबर 1 पसंद, A को नंबर 2 पसंद, C को नंबर 3 पसंद, D को नंबर 4 पसंद, इस तरीके से उसको पहली पसंद दूसरी पसंद ये बतानी पड़ती है बैलेट पेपर में कि कौन मेरी पहली पसंद है, कौन मेरा दूसरा पसंद है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे लोग MPs और MLAs वोट करते हैं। अब ये देखा जाएगा कि पहली पसंद का वोट जिनको जिनको मिला, मान लीजिए A को पहली पसंद का मान लीजिए 5000 वोट मिला, पहली पसंद का 5000 वोट, 5000 वोट तो होगा नहीं, वो तो वो वोट के मूल्य के हिसाब से होता है। तो मान लीजिए 5000 वोट मिला, B को मान लीजिए 4000 वोट मिला, C को मान लीजिए 2000 वोट मिला, इस तरीके से D को मान लीजिए 1000 वोट मिला। तो इस तरीके से वोट कैलकुलेट कर लिया गया, पहली पसंद वाला वोट, ठीक है, पहली पसंद वाला वोट तो कैलकुलेट हुआ। अब कैलकुलेट होने के बाद देखा जाएगा कि इसमें इस व्यक्ति को कोटा वोट मिला है। अगर कोटा वोट किसी को नहीं मिला, कोटा वोट में जो नंबर आएगा कोटा निकालते समय, अगर कोटा वोट किसी को नहीं मिला तो वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, भले वो ज़्यादा पाया हो, 5000 वोट पाया है। ऐसे टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वो जीत जाता है। MLA इलेक्शन कहिए या लोकसभा चुनाव कहिए, उसमें जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट पाता है वो जीत जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो वोट पाया वो जीत गया, कोटा पाना होगा। तो अब कोटा के लिए क्या होगा, अब कोटा नहीं हुआ, मान लीजिए 10,000 का कोटा है, कोटा वोट होगा 10,000 एक व्यक्ति, मान लीजिए कि 10,000 एक वोट पाने से वो कोटा पा लिया, तो किसी को नहीं मिला।
तब क्या किया जाता है, जो नीचे वाला जो सबसे कम वोट पाया है उसको रद्द कर दिया जाता है, उसको काउंटिंग से बाहर कर दिया जाता है, उस कैंडिडेट को, चौथे नंबर को, जो सबसे कम पाया। अब इसके बैलेट पेपर में जो डी है, डी को किसी ने पहली पसंद कहा था, तो पहली पसंद जो कहा था 1000 लोगों ने कहा था, माने हजार इसको पहली पसंद की वोट मिली थी। लेकिन इसके में दूसरी पसंद की वोट होगी, दूसरी पसंद की वोट मान लो बी को मिला 300, सी को मिला है 200 और ए को मिला है 500। इसके बैलेट में, डी का जो बैलेट है, डी के बैलेट में जो एक नंबर का ये वोट पाया है, इसके बैलेट जो ए है, ए को 500 दूसरी पसंद का वोट मिला है, बी को आपका 200 दूसरी पसंद का वोट मिला है। तो इसके बैलेट में जो दूसरी पसंद होगा, कोई ए होगा, कोई बी होगा, कोई सी होगा, तो दूसरी पसंद की वोटों को जोड़ दिया जाएगा इसके साथ। तो मान लीजिए ए को कितने मिले हैं पहली पसंद, दूसरी पसंद की वोट, इसके बैलेट में 500, ये जुड़ेगा, फिर ये बी के साथ जुड़ेगा, सी के साथ जुड़ेगा। इस तरीके से जोड़ने के बाद अगर कोटा आ जा रहा है, जिसका कोटा पूरा हो जाएगा वो राष्ट्रपति बनेगा। मान लीजिए इसमें भी नहीं हुआ, तब क्या किया जाएगा, तीसरे को हटा दिया जाएगा। सबसे कम कौन पाया है, ठीक है, तो इसको हटा दिया गया। अब इसके बैलेट पेपर में जो तीसरी पसंद का वोट है ए और बी का, उसको भाग किया जाता है। इस तरीके से जोड़ते जोड़ते अगर कोटा वोट आ गया तो व्यक्ति जीत जाएगा। देखा जाता है कि बहुत समय कि ए को 5000 मिला, लेकिन बाद में जब बैलेट का जब ट्रांसफर होता है, वोट का ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर के समय देखा गया बी को ट्रांसफर करते करते ज्यादा कोटा वोट मिल गया, तो बी जीत गया। पहली पसंद का वोट इसको ज्यादा मिला था, इसको पहली पसंद का वोट कम मिला था 4000, लेकिन जब इन लोगों का वोट शेयर होगा इनके साथ, इसके साथ, तो देखा गया बी कोटा वोट पा जा रहा है, तो बी जीत गया। तो क्रिटिकल है, इसीलिए पद्धति का क्या नाम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। और चुनाव जो राष्ट्रपति का हो रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। आप एमएलए एमपी का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट, जनता डायरेक्ट करती है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली। हमने एमएलए को चुना है जनता ने, या एमपी को चुना है, अब वो एमपी और एमएलए आपका राष्ट्रपति को चुनना है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसमें एक वर्ड ये भी जुड़ेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल, आइए तीसरा राष्ट्रपति के बारे में। तो कार्यकाल 5 वर्ष का राष्ट्रपति का, ठीक है। 5 साल के पहले उसे उसके पद से कोई नहीं हटा सकता, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के 61 नंबर धारा में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तब संविधान के उल्लंघन में कौन कौन सी बातें आती हैं वो क्लियर नहीं है, केवल संविधान का उल्लंघन कर रहा है, अगर संविधान की अवमानना उसने की है तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसको कहते हैं महाभियोग या इम्पीचमेंट इंग्लिश में। अब ये महाभियोग प्रक्रिया क्या है कि भारत के राष्ट्रपति को अगर संविधान के उल्लंघन में आरोपी पाया गया तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में एक प्रस्ताव लाया जाएगा। कम से कम मान लीजिए अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन किया है, तो लोकसभा में जितने सदस्य होंगे उन सदस्यों के 1/4 सदस्य, मान लीजिए 500 है तो 1/4 कितना होगा, 125 सदस्यों द्वारा वो प्रस्तावित होना चाहिए। वो प्रस्ताव कैसे कोई एक व्यक्ति जाकर राष्ट्रपति का महाभियोग प्रस्ताव सदन में रख दे, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत का वो राष्ट्रपति है भाई, उसको तो कोई भी एमपी जाकर बार बार वो प्रस्ताव ला देता कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाना है, ठीक है। तो कम से कम 1/4 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए उस प्रस्ताव में। उसके बाद उस प्रस्ताव को रखा जाएगा लोकसभा में। अब लोकसभा में 2/3 बहुमत से, मतलब लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत, मतलब 2/3 सदस्य अगर उस प्रस्ताव को पारित करेंगे कि हाँ राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, यह प्रस्ताव सही है, तो उसको फिर भेजा जाएगा राज्यसभा में, ठीक है। और एक बात, राष्ट्रपति को ये प्रस्ताव लाने के पहले
14 दिन का उसको नोटिस देना पड़ता है राष्ट्रपति को। आप कल ही जाकर कर दीजिएगा ऐसा नहीं है, 14 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। जिस दिन आप प्रस्ताव लाएंगे संसद में, उसके 14 दिन पहले भारत के राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया चलाने वाले हैं। ठीक है, तो अब लोकसभा में पारित हो गया 2/3 बहुमत से, अब वो राज्यसभा में भेजा जाएगा। अब राज्यसभा के सदस्य उस प्रस्ताव पर आम बिल की तरह नहीं काम करते हैं कि जैसे बिल पास के क्षेत्र में क्या होता था, उस तरीके से काम नहीं करते। अब राज्यसभा में उसका इन्वेस्टिगेशन होगा कि भारत का राष्ट्रपति ने सचमुच का उल्लंघन किया है या नहीं। इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के बाद, बहुत जांच पड़ताल के बाद अगर उनको लगता है तो फिर वहां पर भी 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। अगर वहां भी 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो भारत का राष्ट्रपति अपने पद से हट गया। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं इम्पीचमेंट या महाभियोग। तो ये भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, योग्यता, चुनाव हुआ। अब आइए भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, जो कि इंटरेस्टिंग है। भारत की राष्ट्रपति की शक्तियों को हम लोग ऐसे तो हम लोग क्या कहते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का प्रधान है। उसकी तुलना हम लोग इंग्लैंड के राजा या रानी से करते हैं कि जैसे इंग्लैंड की राजा या रानी शोभा की वस्तु है, उसी तरीके से भारत का राष्ट्रपति भी एक शोभा की वस्तु है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड केवल उसके रूप में उसको जानते हैं, संवैधानिक प्रमुख के रूप में जानते हैं। और इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। भारत की कार्यपालिका संबंधी, भारत की नहीं, कार्यपालिका संबंधी चर्चा, इस टाइटल से एक वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा तो और अच्छा होगा समझने में। लेकिन हम देखते हैं कि इंग्लैंड की राजा रानी की तरह वो केवल शोभा की वस्तु नहीं है, उसको ऐसे कुछ पावर्स दिए गए हैं या उसके एक्टिविटी ऐसे हैं जो इंग्लैंड के राजा रानी की तरह इनएक्टिव एक्टिविटी नहीं है कि वो उदासीन होकर बैठा रहता है, ऐसा नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति का पहले कार्य में, उसकी शक्तियों में सबसे पहले कार्यपालिका से संबंधित उसकी शक्तियों को देखेंगे, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का ही तो अंग है। अभी तो हम लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं भारत की संघीय कार्यपालिका, तो कार्यपालिका का अंग है, तो उसका काम सबसे पहले किससे रिलेटेड होगा? कार्यपालिका से ही रिलेटेड होगा। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यपालिका से रिलेटेड काम, तो ऐसे काम को आप जब किताब पढ़िएगा या गाइड में पढ़िएगा कि भारत के राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य, तो उसमें आपको मिलेगा एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, ये हेडिंग रहेगा। तो यही आपको समझ में नहीं आएगा कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां मतलब क्या। कार्यपालिका से रिलेटेड जो उसका काम है वो कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अब जैसे प्रधानमंत्री कार्यपालिका में आता है, भारत की कार्यपालिका, मंत्रिमंडल कार्यपालिका में आता है, महान्यायवादी, इस वीडियो में हम लोग पढ़ ही रहे हैं, महान्यायवादी कार्यपालिका में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कार्यपालिका में आता है। इन सारे लोगों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट भारत का प्रधानमंत्री ही करता है, नियुक्त वही करता है। तो कार्यपालिका से रिलेटेड काम हुआ ना उसका। तो ये एक हुआ नियुक्ति संबंधी काम कार्यपालिका में, क्यों नियुक्त करता है। फिर इनको पद से हटाना भी भारत के राष्ट्रपति के हाथ में है, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, हालांकि वो अपने मन से नहीं करता है, पूरी तरह से वो बंधा हुआ है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी सलाह मानने के लिए, उसके हिसाब से उसको करना पड़ता है, लेकिन करता तो है वो। इंग्लैंड के राजा रानी की तरह एकदम शोभा की वस्तु तो नहीं है भारत का राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति में एक नियुक्ति हुआ, कार्यपालिका के सदस्यों की नियुक्ति, उनको पद से हटाना। और एक भारत की 3 सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों के अलग अलग कमांडर होते हैं। ठीक है, तीनों के हेड होते हैं, कमांडर होते हैं। लेकिन भारत का राष्ट्रपति इन तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है, मतलब तीनों सेनाओं का वो प्रमुख है, तीनों सेना समझो उसके कंट्रोल में है। ये एक उसका रोल है। और है आपका, और देख लीजिएगा किताब में और क्या क्या दिया गया है कार्यपालिका संबंधी। मैं आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना चाह रहा हूं कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां मतलब उनमें क्या क्या बातें आएंगी। अब दूसरा पावर उसका लेजिस्लेटिव पावर या विधान पालिका संबंधी शक्तियां, विधानमंडल संबंधी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति का। तो भारत का विधानमंडल क्या है? आपका संसद। तो संसद से रिलेटेड उसका जो काम है वो विधायिका शक्तियां हो गई, राष्ट्रपति की विधायिका शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। तो संसद से रिलेटेड काम है, काम क्या है? जैसे वो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, संसद का अधिवेशन वो बुलाता है, वो संसद को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है समय से पहले, अधिवेशन को स्थगित रख सकता है। तो ये उसका कौन सा काम हुआ? विधायिका पावर हुआ, मतलब लेजिस्लेशन से संबंधित है। ठीक है, फिर और क्या है उसमें कि राष्ट्रपति
राज्यसभा क्या है, विधायिका अंग है भारत के सरकार का। विधायिका में वो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो ये जो मनोनीत करने का काम है विधायिका से रिलेटेड है, राज्यसभा से रिलेटेड है, तो ये आपका उसकी विधायिका शक्तियाँ हो गई, ठीक है। और ऐसे करके बहुत सारे काम हैं, जैसे बिल, लोकसभा राज्यसभा से कोई भी बिल पास हो तो बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर को कानून नहीं बनता, उसी से रिलेटेड है। और एक इम्पॉर्टेंट काम भारत के राष्ट्रपति का कि मान लीजिए लोकसभा का अधिवेशन बंद है और उस समय भारत के सरकार को कोई जरूरी कानून की ज़रूरत है, तो उस समय अब अधिवेशन का वेट करने का टाइम नहीं है, जरूरी है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो एक अध्यादेश जारी करता है, ऑर्डिनेंस उसको कहते हैं इंग्लिश में, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ठीक है। वो अध्यादेश जो जारी करेगा वही कानून होगा, उसी के हिसाब से वो चलेगा, मतलब वो उसी के हिसाब से शासन होगा, वो लागू हो जाएगा। लेकिन ये शर्त है कि जब फिर लोकसभा का अधिवेशन बैठा तो अधिवेशन बैठने के 6 सप्ताह के अंदर उस ऑर्डिनेंस को लोकसभा से या संसद से, दोनों हाउस से पारित करवा लेना पड़ेगा। अगर पारित नहीं हुआ 6 सप्ताह के अंदर तो वो ऑर्डिनेंस फिर आगे जाकर रद्द हो जाता है। लेकिन लोकसभा का अधिवेशन ना हो तो ऑर्डिनेंस के द्वारा ही काम हो रहा है। तो भारत के राष्ट्रपति का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। और ये ऑर्डिनेंस जारी से संबंधित जो काम है वो भी विधायिका शक्ति हुआ भारत के राष्ट्रपति का। तो इस तरीके से और भी होगा, मनी बिल, खैर और भी होगा, आपके किताब में देख लीजिएगा। तीसरा पावर उसका फिनेंशियल पावर, मतलब रुपए पैसे से संबंधित पावर, वित्तीय शक्तियाँ, फिनेंशियल पावर। तो जैसे मनी बिल बिना राष्ट्रपति के अनुमति के पेश ही नहीं होता है लोकसभा में। हम लोग पढ़े थे, लोकसभा देख लीजिएगा, लोकसभा चैप्टर में पढ़े थे हम लोग कि लोकसभा में जो बिल पारित करने की पद्धति होती है तो उसमें मनी बिल के बारे में हम लोग पढ़े थे कि मनी बिल पेश किया जाता है। लेकिन वो वहाँ पर बताना हम भूल गए थे आप लोगों को कि मनी बिल को राष्ट्रपति की अनुमति लेकर ही पेश किया जाता है। इसीलिए मनी बिल जब पास हो जाता है दोनों सदनों में तो भारत का राष्ट्रपति मनी बिल पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि वही तो परमिशन दिया है कि ले जाओ, तो वो सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। लेकिन दूसरे बिल के क्षेत्र में हम लोग क्या पढ़े थे, ऑर्डिनरी बिल के क्षेत्र में, कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी बिल को वापस कर सकता है सदन को, विचार विमर्श के लिए या कुछ दिनों के लिए रख सकता है, या अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मनी बिल के क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि वही तो उसी की अनुमति से पेश होता है। तो यहाँ पर उसका एक फिनेंशियल पावर है। फिर बजट जो पारित किया जाता है, बजट एक्चुअली संवैधानिक टर्म नहीं है, बजट को संविधान में कहा गया एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट जो है मतलब सरकार का आय व्यय, समझ रहे हो ना, बजट आय व्यय कि ये सारा पूरे वर्ष में सरकार किस किस क्षेत्र में कितना खर्च करेगी, कहाँ से इनकम करेगी। जैसे हम घर का बजट बनाते हैं, इतना मंथली है, तुमको कितना किस में खर्च करना है, तो उस तरीके से सरकार अपना बजट तैयार करती है, कार्यपालिका, ठीक है। तो वो बजट भी राष्ट्रपति के अनुमति से ही जो लोकसभा में आपका वित्त मंत्री है वो वित्त मंत्री पेश करता है, बिना उसकी अनुमति के वो पेश नहीं होता। तो ये सब आपका भारत के राष्ट्रपति का वित्त से संबंधी अधिकार है या फिनेंशियल पावर। एक कंटीजेंसी फंड होता है, ठीक है। कंटीजेंसी फंड से भारत का राष्ट्रपति, मान लीजिए कोई ऐसा खर्च आ गया तो उसमें लोकसभा राज्यसभा का परमिशन लिए बिना ही वो कंटीजेंसी फंड से पैसा खर्च करने की अनुमति दे सकता है। तो ये भी आपका इकोनॉमिक पावर में आएगा। उसके बाद आइए चौथा, भारत के राष्ट्रपति का जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियाँ, अर्थात न्यायपालिका से संबंधित उसकी जो शक्तियाँ। तो न्यायपालिका क्या है भारत की? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, चीफ जस्टिस की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। बाकी जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति चीफ जस्टिस की सलाह से भारत का राष्ट्रपति करता है, मतलब नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ही करता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ज्यूडिशरी से संबंधित भी उसकी कुछ शक्तियां हैं। ऐसा भी है कि किसी मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को वो मृत्युदंड माफ कर सकता है, या किसी की सजा को, ज़्यादा सजा है तो उसको कम कर सकता है। ये भी भारत के राष्ट्रपति को पावर दिया गया हुआ है। तो ज्यूडिशरी से संबंधित उसकी ये शक्तियाँ हैं। और भी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा किताब में। और सबसे इंटरेस्टिंग पावर भारत के राष्ट्रपति का वो है इमरजेंसी पावर या संकटकालीन शक्तियाँ। भारत के, इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनेगा कि भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, उसका पूरा डिटेल में बताया जाएगा। आज केवल ऊपर आप देख लीजिए कि भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 352,
356, 360, ये 3 धाराओं में 3 तरह के संकट की बात कही गई है। अब संकट काल की बात कही गई है। देश में 2 तरह की परिस्थिति होगी। अभी नॉर्मल पीरियड है, अभी सब कुछ आराम से चल रहा है, लेकिन मान लीजिए कि कोई अटैक कर दिया हमारे ऊपर किसी देश ने, या हम किसी पर अटैक कर दिए, हमारा किसी से युद्ध छिड़ गया, तो वो क्या नॉर्मल पीरियड होगा? वो नॉर्मल पीरियड नहीं होगा। वो देश के ऊपर एक संकट आया, या मान लीजिए देश के अंदर दंगा फसाद, देश के बहुत सारे हिस्सों में दंगा फसाद शुरू हो गया, तो नॉर्मल पीरियड है? नहीं है, वो एक आपात पीरियड है, संकट आ गया। तो ऐसी परिस्थिति को कहा जाता है संकट काल। तो 3 तरह के संकट काल देश पर आ सकते हैं। आर्टिकल नंबर 352 में कहा गया है कि अगर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए हिंदुस्तान के ऊपर, या हिंदुस्तान किसी युद्ध में शामिल है देश, हाँ, तो उस समय ये पूरे राष्ट्र के लिए संकट का समय होगा। तो 352 नंबर धारा के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उस समय देश में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय संकट की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है, ओके। या फिर मान लीजिए आंतरिक अशांति हो गई भारत में, दंगा फसाद शुरू हो गया है, सब कुछ उलट पलट गया है, देश का संवैधानिक तरीके से चलना मुश्किल हो गया है, या कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है नॉर्मल तरीके से, तब उस समय आपका भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट काल या नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। लेकिन इसको हटा दिया गया एक संशोधन करके, अभी केवल युद्ध को ही रखा गया, युद्ध, बाहरी आक्रमण। ठीक है, तो राष्ट्रीय संकट काल। अब राष्ट्रीय संकट काल हमारे देश में अभी तक, ये भी जानकर रखिए, 3 बार अप्लाई हुआ है। एक 1962 में चाइना से युद्ध हुआ था उस समय, एक 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था उस समय, और एक बार 1975 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का कारण दिखाकर भारत में इमरजेंसी लागू की थी, नेशनल इमरजेंसी। तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी अभी तक लागू हो चुके हैं। अब इस नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव क्या होता है, उस समय हमारे कौन से पावर छिन जाते हैं, भारत के नागरिकों की स्थिति क्या होगी उस समय, कब तक ये रह सकता है, वगैरह वगैरह, ये आपका अलग वीडियो में इमरजेंसी पावर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा। दूसरा आपका इमरजेंसी है 356 नंबर धारा में। उसको कहा गया है कि इंग्लिश में कहते हैं कि इमरजेंसी ड्यू टू ब्रोकन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, इंग्लिश में है। हिंदी में इसको ऐसे कहेंगे कि संवैधानिक तंत्र की असफलता, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता के कारण आपका इमरजेंसी। अब इसको थोड़ा समझिए कि ये राज्य सरकार है, पश्चिम बंगाल ही मान लीजिए, तो राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम कर रही है, चल रही है, लेकिन ऐसा हो कि ये राज्य सरकार संविधान को ना माने, मुख्यमंत्री वगैरह जो भी है, जो मंत्रिमंडल है राज्य का, जो वास्तविक शासक है यहाँ के, वो ना माने, संविधान के खिलाफ काम करने लगे, तो राज्य का जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो रिपोर्ट करेगा राष्ट्रपति को कि इस राज्य में संविधान के हिसाब से शासन नहीं हो रहा है। तो राष्ट्रपति अब क्या करेगा, कैबिनेट से, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से सलाह मांगेगा कि क्या किया जाए। तो अगर वहां से सलाह दे दी गई, कह दिया गया कि इस राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक हो गया है, यहाँ पर आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, मतलब स्टेट, मतलब ऐसे समझने के लिए समझो स्टेट इमरजेंसी, इस राज्य में इमरजेंसी लगाइए। स्टेट इमरजेंसी नाम का कोई वर्ड नहीं है संविधान में, जो है वो है क्या बोले, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, वो लिखा हुआ है। तो समझने के लिए आप समझिए कि स्टेट इमरजेंसी लगाइए, तब भारत का राष्ट्रपति यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लगा देगा। तब क्या होगा कि यहाँ का जो राज्यपाल होगा उसके अंडर में राज्य का शासन आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो इफेक्ट क्या होता बाद में। ठीक है, तो एक हुआ, आज तक भारतवर्ष में 132 बार, अभी जहाँ तक लास्ट हम अपडेट है, 132 बार भारत में ये ऐसी इमरजेंसी लग चुकी है। इसी इमरजेंसी को कहते हैं प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन करता है गवर्नर के थ्रू से। ठीक है, 132 बार लग चुके हैं। तो ज़्यादातर समय देखा गया है ये इमरजेंसी क्यों लगा है राज्य में, कि मान लीजिए वोटिंग हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, ठीक है, कोई गठबंधन भी नहीं बना, तो सरकार नहीं बनी। तो सरकार नहीं बनेगी तो राज्य को तो चलाना पड़ेगा, और संग संग तो इलेक्शन होता नहीं है कि 2 दिन बाद फिर इलेक्शन करवा दिया जाए, फिर इलेक्शन कमीशन को टाइम लगेगा सब व्यवस्था करने में। तो मान लीजिए 6 महीना बाद इलेक्शन होगा, तो ये 6 महीना चलेगा कैसे राज्य, तो उस समय ये इमरजेंसी इम्पोज कर दी जाती है, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक हुआ। तीसरा है 360 नंबर धारा, आर्टिकल नंबर 360 में कहा गया है कि
अगर भारत की आर्थिक स्थिति या भारत सरकार की आर्थिक स्थिति को आर्थिक साख को धक्का लगे, या आप इसको ऐसे समझिए कि सरकार सरकारी कर्मचारियों का मंथली देने में फेल हो जाएगी, उसके पास अब वो नहीं है, ठीक है, वैसा आर्थिक स्थिति नहीं रह गई, आर्थिक संसाधनों को नुकसान पहुंच गया, तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति फिनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय संकट की उद्घोषणा कर सकता है, ठीक है। उसका भी क्या इफेक्ट होता है बाद में। तो फिनेंशियल इमरजेंसी अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लागू हुआ है। इसी से प्रूफ होता है कि चलो हम लोग ऐसे देश में हैं कि अभी तक दिवालिया हम नहीं हुए हैं, आराम से सब जी रहे हैं, तो हमारा लोकतंत्र जो है सफल है, ठीक है। तो ये 3 तरह की इमरजेंसी पावर भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है, जो कि इंग्लैंड के राजा या रानी के पास नहीं है। तो इंग्लैंड के राजा और रानी की तुलना में हमारा भारत का राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा शक्तिशाली है। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो भी टॉपिक, जो भी बातें थी, जो भी चर्चाएं थी, मुझे लगता है कि ये कंप्लीट हुआ, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आप पढ़िएगा किताब में तो सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब आइए दूसरा जो छोड़े हुए थे हम लोग भारत की संघीय कार्यपालिका में, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कैसे होता है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, एक भारत का नागरिक, दूसरा उसकी भी उम्र 35 साल से कम न हो, तीसरी योग्यता राज्यसभा का मेंबर बनने लायक उसकी योग्यता हो। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार के लिए एक मैं भूल गया था बताना कि जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है उसको कम से कम लोकसभा का सदस्य बनने की जो योग्यता तय की गई है वो योग्यता उसके अंदर हो, उसको ऐड कर लेना, ठीक है। यहाँ क्या है, राज्यसभा की योग्यता उसके अंदर, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसके अंदर हो, ठीक है। और वो किसी लाभ के पद पर ना हो, सरकारी नौकरी वगैरह ना करता हो, अगर करता भी है तो रिजाइन करे, ठीक है, ये है। और वहां हम लोग क्या पढ़े थे कि निर्वाचक मंडल के, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। यहाँ 5 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और 5 सदस्यों द्वारा आपका समर्थित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, वही सिस्टम फॉलो किया जाता है, वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। लेकिन फर्क क्या है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल था उसमें विधानसभा के सदस्य भी थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है वो केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा बनता है। विधानसभा के सदस्य इसमें एमएलए लोग भाग नहीं लेते। और ये भी और एक चीज नोट कीजिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते थे, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत भी और चुने हुए भी। ये थोड़ा सा फर्क है, ये डिफरेंस है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। अब उसका कार्यकाल 5 साल, वो भी ठीक है। और अगर संविधान विरोधी काम कर रहा है, जैसे बोला मैंने राष्ट्रपति के संदर्भ में मैंने कहा था कि अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो राज्यसभा के सदस्य प्रपोजल लाएंगे, राज्यसभा के सदस्य सिंपल मेजोरिटी से। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या था, महाभियोग प्रक्रिया थी, टेढ़ा खीर था वो। यहाँ सिंपल मेजोरिटी से राष्ट्रपति को राज्यसभा में पारित कर दिया जाए, प्रस्ताव को लोकसभा में भेज दिया जाए, वो पारित कर दे, भारत का उपराष्ट्रपति उसके पद से हट जाएगा, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो कार्यकाल हुआ, आपका पद से हटना हुआ और चुनाव हो गया, योग्यता हो गया। अब उपराष्ट्रपति का काम क्या है, तो उपराष्ट्रपति का एक ही प्रमुख कार्य है जो हम लोग पढ़े हैं लोकसभा राज्यसभा टॉपिक में, कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वर्तमान में, वही उसका एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है, पदेन चेयरमैन, पदेन सभापति। पदेन का मतलब क्या होता है कि उस पद के बल पर वो उसका सभापति बना, वो पद पर है तो ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा। तो राज्यसभा की कार्यवाही चलाना, चेयरमैनशिप करना, ये उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य है। इसके अलावा उसका कोई भी विशेष कार्य नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति बीमार है या कहीं बाहर गए हुए हैं चिकित्सा वगैरह के कारण से, या राष्ट्रपति का पद शून्य हो गया, मौत हो गई, या राष्ट्रपति रिजाइन कर लिए, तो उस समय उपराष्ट्रपति कुछ समय के लिए, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जा रहा, कुछ समय के लिए वो राष्ट्रपति का काम करेगा। उस समय वो राष्ट्रपति के बराबर का दर्जा, मतलब वो राष्ट्रपति ही है, उसको वेतन भत्ता वगैरह जो राष्ट्रपति को मिलता है वही उसको मिलेगा। फिर जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा तो फिर वो काम छोड़ देगा, तो अस्थायी रूप से वो राष्ट्रपति का काम
कर सकता है, और ऐसा हुआ भी है पहले हमारे देश में। एक राष्ट्रपति थे, वो अमेरिका गए थे चेकअप करवाने के लिए, तो उनकी जगह पर एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाले थे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का और कुछ नहीं है। हाँ, तो ये आज मुझे लगता है कि भारत की जो संघीय कार्यपालिका है, ये टॉपिक समाप्त हुआ, इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, इसमें और कुछ बताने का नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो गया। बताने का तो बहुत कुछ है, जैसे आप जब किताब खोलिएगा तो एक एक टॉपिक, एक एक नए नए चीज़ आएंगे, तो वो जब नए नए चीज़ आएंगे ना, तो ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप समझ पाइएगा खुद पढ़कर। और अगर मुझे टाइम मिलता, यूट्यूब में तो पढ़ाने का टाइम ही नहीं मिलता है, अगर टाइम मिलता तो मैं इस चैप्टर का या हर चैप्टर का, जो भी चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ, हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन पकड़ के मैं आप लोगों को समझा देता। तो जो छूटा भी हुआ है वो भी क्लियर हो जाता और आपको रटना नहीं पड़ता, याद हो जाता, ऐसे ही एग्ज़ाम में लिख पाते। लेकिन ये यूट्यूब में संभव नहीं, उतना समय नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट 3 भारत की संघीय कार्यपालिका के बारे में क्लियर। अब हम लोग, चैप्टर क्या था, भारत की कार्यपालिका। तो भारत की कार्यपालिका में 2 स्तर की कार्यपालिका, संघ की मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, और राज्यों में जो कार्यपालिका है, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और राज्यपाल, वो कार्यपालिका दोनों आता है। तो संघीय पढ़ लिए। अब हम लोगों का भारत की कार्यपालिका चैप्टर में बचा राज्य की कार्यपालिका, वो फिर अलग वीडियो में अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग चैनल में नए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और पहले का अगर आपको वीडियो चाहिए, पॉल साइंस के जितने भी हैं, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सारे वीडियोस का लिंक अवेलेबल है, आप पहले के सारे वीडियो पा जाइएगा। ठीक है, चैनल को अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इन सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, अगर आपको वो चाहिए तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। हम एक नॉमिनल प्राइस पे करके आप उन नोट्स को ले सकते हैं, और आप जब उन नोट्स को पढ़िएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। एकदम इजी वर्ड में लिखे हुए हैं, आपके किताब और गाइड से हटके है। हाँ, और आप अगर उसको पढ़ के ठीक से लिख सकें एग्ज़ाम में, तो आप बहुत अच्छा मार्क्स, पॉल साइंस हो, हिस्ट्री हो, एजुकेशन हो, इन सब सब्जेक्ट्स में जो भी आपके 12 में है, उनमें आप बहुत अच्छा मार्क्स कैरी कर सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं, क्लास 10 से लेकर क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं। जिसको जिस क्लास का, जिस सब्जेक्ट का भी नोट चाहिए वो कांटेक्ट कर सकता है, और एक नॉमिनल चार्ज आप पे कर दीजिएगा, उसके बदले में आपको नोट्स घर बैठे बैठे मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे हम लोग भारत की राज्य की कार्यपालिका को लेकर। ठीक है।